पति की मौत के बाद किसने भरे प्रिया की जिंदगी में रंग? आखिर कौन था वो ऐसा शख्स? जानते हैं आज की कहानी में। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, प्रिया को पता ना था। 2 घंटे पहले ही तो प्रवीण ने रात का खाना खाया था। फिर वह बिछावन पर ही पर्स और कागज कलम लेकर बैठ गया था। उसने प्रिया से कहा था कि वह और पुनः सो जाए, उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। प्रिया जब सवेरे सोकर उठी तो उसने प्रवीण को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। प्रवीण का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में पुनू की स्कूल फीस व अन्य खर्चे दर्जे थे और उनके रुपए भी अलग रखे हुए थे। प्रवीण आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने प्रवीण का सूटकेस खोला तो उसमें सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एकाएक चीज़ को प्रवेश बड़े करीने से रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीज़ों का एक रजिस्टर था जिसमें वह खुद के और प्रिया के लिए निवेश किया गया फंडों और पॉलिसियों, बैंकों में सावधि जमा के खाते आज दर्ज करता था। दफ्तर से आते हुए यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता। कई बार प्रिया उसके इस काम से ऊब कर उसे चिल्ला भी देती थी। प्रवीण बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी पुनू के लिए। प्रवीण को प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोज़मर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी ज़िंदगी था। वह कहा भी करता था, प्रिया बिना प्लानिंग के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो, यह ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसलिए कामों को चुनना है, जितने ज़रूरी लगे उतना ही पूरा करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो। वे तुम्हारे नहीं है, वे सब मोह है, इस मोह को त्यागना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया प्रवीण, अनायास प्रिया के मुख से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का, ऐसा स्वार्थी प्लान तुम्हारा निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी ज़िंदगी की भी प्लानिंग कर लेते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही प्रवीण इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही प्रिया को वह पर्स मिल गया। धीरे से प्रिया ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में प्रवीण का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिया सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 5 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवर की तरह उसने प्रवीण के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है, इतना क्षणिक होता है? अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसे सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर क्या ही था? इस जन्म में तो नहीं, तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं? क्या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। प्रिया के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटा पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पापी का फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल फल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से में कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप लेना चाहिए। जो होना था वह हो गया, हिम्मत से काम लो। उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर लें अपने को प्रिया? यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? क्या वैद्य से कोई बड़ा दुख होता है? एक स्त्री के लिए विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में, वह खूब जानती है। प्रिया को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बड़ी विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया था, एक सादा धोती पहना दी थी। वह अपने अंधेरे कमरे में गांव के मंदिर तक ही थी। उनका संसार, शादी, शुभ विवाह के अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। प्रिया भी अब विधवा है। पति के दाह संसार के दिन सास ने उसके हाथ की चूड़ियाँ तोड़कर फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। वो सुहागन नहीं रही। लोग उसे घृणा करेंगे, घर से और समाज से कट कर रह जाएगी वह। अब तो यही उसका हश्र था। क्या वह इसे सत्य को स्वीकार कर ले? नहीं, यह तो एक बुद्धली होगी। वह नए जमाने की लड़की है, वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निरीह भाभी नहीं बनेगी। जिंदगी में एक आशा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं, पहले से भी बड़े। तो क्या वह जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। प्रिया ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास उसका हाथ सूटकेस के पैकेट में चला गया। इस पैकेट में प्रवीण द्वारा लाई एक प्रकार की चूड़ी रखी थी जो कुछ दिनों पहले प्रिया के लिए वो लाया था। लेकिन अब वह इन चूड़ियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है उन्हें? चाव से लेकर आया वही नहीं रहा। ये सब चीज़ें तो सुहागने के लिए होती हैं, न वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसकी आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कभी वह देखने लगती तो
ऐसा होता घर में उलट-पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। फ्लूइड बराबर का था, "यह क्या तुम चीज़ों को उठा-पटक में लगी रहती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे लिए नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ।" फ्लूइड फिर पटना नहीं जा पाया और प्रिया की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। जब तो और भी कुछ काम करने का उसका मन नहीं करता, पुन्नू को स्कूल पहुँचाने का काम आया कर देती। स्कूल का रिक्शा दोपहर में पुन्नू को घर पहुँचा देता। पुन्नू स्कूल से आती तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बदल जाता, लेकिन पुन्नू के बार-बार पूछने पर कि उसके पापा कब आएँगे, वह कुछ जवाब नहीं दे पाती। फ्लूइड के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब पुन्नू सवाल कर बैठी, "क्यों पापा को इतने लोग लिए जा रहे हैं?" उत्तर में प्रिया बोली थी, "तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही खराब है। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वो अच्छे होकर वापस आएँगे।" 1 महीना गुज़र गया, लेकिन प्रिया पुन्नू के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह पुन्नू के साथ छत पर बैठी थी, तब पुन्नू ने वही सवाल कर दिया। अचानक प्रिया के मुख से निकल गया, "वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो तुम्हारी इधर दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए, तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना, वे सपने में तुमसे मिलने ज़रूर आएँगे।" इस तरह कितने दिन प्रिया को पुन्नू को ढाँढस देती रहेगी। कभी-कभी वह सोचती कि इस पहाड़-सी ज़िंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस ज़िंदगी में रखा ही क्या है? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों ना मर जाए, ज़हर खाकर अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दे। यह 5 वर्ष की बेटी पुन्नू उसकी नज़रों के सामने आ जाती, नहीं तो उसी दिन के लिए वह फ्लूइड का हादसा हुआ, वह भी अपना अंत कर लेती। पुन्नू के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी हो। दुख से, सुख से, ताने से सहकर, लांछन सहकर वह औरत है, एक विधवा है, जिसके समाज बराबर ठुकराएगा, धुतकारेगा। "चल बेटी यहाँ से, अब चल। क्या करेगी यहाँ रहकर अब अकेली?" फ्लूइड की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही ये सब काम कर लूँगा। पापा उसे साथ लाने की ज़िद की। प्रिया ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएँगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उससे बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियाँ होगी एवं विधवा ननद को भाभियाँ क्या सहज रूप से स्वीकार कर लेंगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गाँव की विधवा भाभी की तरह ही वह जिएगी। माँ ने भी उसको बहुत समझाया कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुँवारी ही है, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। माँ के कहने को तो कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती हैं कि उनके कथन में ज़रा भी सच्चाई नहीं। कोई भी माँ अपनी बेटी को ज़िंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार उसकी थोड़ी-सी ज़िंदगी तक ही सीमित है। अपना भार बेटियों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।